25 जुलाई 2024 की सुबह यशस्वी शिंदे अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर अपने दोस्तों से मिलने गई। यशस्वी के परिवार को लगा कि वो अपने दोस्तों से मिलकर शाम तक घर आ जाएगी, लेकिन जब देर रात तक उनकी बेटी घर नहीं आई तो उन्हें टेंशन होने लगी। टेंशन इस बात की कि अगर उनकी बेटी कभी भी लेट होती थी तो वो उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देती थी, पर आज उसने ऐसा नहीं किया। टेंशन के चलते उन्होंने यशस्वी को फोन करने का बहुत ट्राई किया, पर यशस्वी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. और अब यशस्वी के परिवार ने उसे यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू किया, पर जब बहुत कोशिशों के बाद यशस्वी के बारे में कुछ नहीं पता चला तो उसके बाद यशस्वी के पिता सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर उन्होंने पूरी स्टोरी पुलिस को बताई। पर जब वो ये पूरी स्टोरी पुलिस को बता रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी कहीं दूर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर एक 20 साल की लड़की से किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? तो चलिए इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ यशस्वी शिंदे। नवी मुंबई का उरण तालुका। सुरेंद्र कुमार पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी हाल ही में ही ग्रेजुएट हुई है और साथ ही उनकी बेटी की एक कंपनी में डाटा एनालिस्ट की जॉब लग गई है। और हर दिन की तरह 25 जुलाई को भी उनकी बेटी अपने ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन वो अपने ऑफिस से हाफ डे लेके घर आ गई थी और फिर दोपहर में अपने दोस्तों से मिलने का बोलकर घर से निकली थी। लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंची तो उन्होंने उसे कॉल करने का ट्राई किया, बट यशस्वी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने यशस्वी के दोस्तों से भी पूछा कि क्या यशस्वी उनके पास आई है, लेकिन सबने कहा कि यशस्वी उनके पास नहीं आई है। ये बात सुनकर यशस्वी के माता पिता की चिंता और बढ़ने लगी। सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने यशस्वी के पिता की कंप्लेंट दर्ज कर ली और तहकीकात शुरू कर दी। अब 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन यशस्वी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था। टाइम बीतता जा रहा था और टाइम के साथ साथ यशस्वी के माता पिता की उम्मीदें भी कमजोर पड़ रही थी। लेकिन इसी बीच देर रात 2:20 में पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स उन्हें बताता है कि कोट नाका के सुनार इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें खून से लथपथ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि कूड़े के ढेर के बीच में एक लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी है। उस लड़की की पूरी बॉडी पे किसी तेजधार हथियार से वार करे गए थे और उसके निशान साफ उसकी बॉडी पे दिख रहे थे। पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चेहरे को इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि शिनाख्त करना मुश्किल था। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऐसा माना जा सकता था कि ये बॉडी यशस्वी की हो, पर फेस को इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि पुलिस भी इसे पहचान नहीं पा रही थी। इसलिए उन्होंने यशस्वी के माता पिता को बॉडी को पहचानने के लिए हॉस्पिटल बुलाया। दुनिया में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उन्हें ये दिन देखना पड़े। यशस्वी के माता पिता की घबराहट बढ़ती जा रही थी और उसी घबराहट के साथ वो हॉस्पिटल पहुंचे और उस वक्त वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, काश ये हमारी बेटी ना हो। लेकिन जिस बात का उन्हें डर था वही चीज यहाँ हो चुकी थी। वो बॉडी यशस्वी शिंदे की ही थी। डेड बॉडी पर मिले कपड़े और कुछ एक्सेसरीज से ये साबित हो चुका था कि ये बॉडी यशस्वी शिंदे की ही है। 25 जुलाई की सुबह को जिस बेटी को उन्होंने आखिरी बार हंसते हुए देखा था, वो बेटी अब सुन पड़ी थी। ऐसे केस में घर वाले दुख में तो होते हैं, पर इससे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का होता है कि उनके बच्चे आखिरी टाइम में कितने ज्यादा तड़पे होंगे। और इस केस में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके जख्म पर नमक का काम किया। इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि यशस्वी पे कई वार किए गए थे और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार चाकू से वार किए गए थे। और जब उस कातिल का इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने पत्थर से यशस्वी का चेहरा कुचल दिया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ पता चल रहा था कि कातिल बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे अपनी कोई पुरानी रंजिश मिटानी थी। ऐसा कोई इंसान तभी करता है जब आपका उससे कोई पुराना नाता हो। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था
कि किसे यशस्वी से इतनी नफरत थी जिसने यशस्वी को इतनी बेरहमी से मार डाला। इसलिए पुलिस ने यशस्वी के पिता से पूछा कि क्या यशस्वी की पुरानी कोई रंजिश थी। यशस्वी के पिता ने बताया कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज से 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे में घर वालों ने पुलिस को बताना शुरू किया। बात है साल 2019 की। उनके ही इलाके में एक लड़का जो पेशे से कंडक्टर था, वो यशस्वी को स्कूल और कॉलेज आते जाते उसे परेशान किया करता था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपनी बेटी को तंग करते हुए देखा। उस वक्त वो नाबालिग थी और वो लड़का लगभग 23 साल का था। उस लड़के का नाम दाऊद शेख था, जिसे यशस्वी के पिता की कंप्लेंट पर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। अब पुलिस की एक टीम दाऊद शेख का रिकॉर्ड निकलवाती है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू करती है। कोर्ट से मिली इन्फॉर्मेशन से पुलिस को ये पता चला कि दाऊद सिर्फ 1.5 महीने की जेल के बाद ही बेल पर बाहर आ गया था, लेकिन इस बारे में यशस्वी के परिवार को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इन 5 सालों में उन्होंने कभी दाऊद को देखा था। पुलिस उस पेट्रोल पंप के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। फाइनली कई घंटों की फुटेज देखने के बाद पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी थी जिसमें 25 जुलाई की दोपहर को हाथ में अम्ब्रेला लिए और फोन पे किसी से बात करते हुए यशस्वी वहां से जा रही है। लेकिन करीबन 8 मिनट बाद एक लड़का यशस्वी का पीछा करते हुए नजर आता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दाऊद ही था। इतने साल बीत जाने के बाद भी दाऊद का यशस्वी से क्या कनेक्शन था, यह जानने के लिए पुलिस ने यशस्वी के दोस्तों से पूछताछ शुरू करी। उनमें से उसकी एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यानी यशस्वी के गायब होने से एक दिन पहले उसके पास यशस्वी का कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है जिससे वो मिलना तो नहीं चाहती है और वो डरी भी हुई है, पर किसी मजबूरी की वजह से उसे मिलने जाना पड़ेगा। उसने यशस्वी को जाने से मना किया और ये भी कहा कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन यशस्वी ने उसे मना कर दिया और वो अकेले ही उस लड़के से मिलने चली गई। पर यशस्वी के दोस्त को ये नहीं पता था कि यशस्वी उस लड़के से कहाँ मिलने जा रही है और वो मजबूरी आखिर क्या है। अब इन सवालों का पता करने के लिए पुलिस ने यशस्वी की डिटेल निकलवाई और यहीं से इस केस ने नया मोड़ ले लिया। अब ना सिर्फ अपराधी मिलने वाला था और साथ ही यशस्वी के झूठ का खुलासा भी होने वाला था। कॉल रिकॉर्डिंग से 2 नंबर सामने आए जिनसे यशस्वी की सबसे ज्यादा बात हुई थी। अब हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक नंबर उसी दाऊद का था जिसे यशस्वी के पिता ने जेल करवाई थी। वहीं दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के लड़के का था, जिसके बाद सबसे पहले मोहसिन को पूछताछ के लिए उठा लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। मोहसिन ने बताया कि दाऊद और वो दोस्त हैं और जब यशस्वी लड़ाई के चलते हुए दाऊद को ब्लॉक कर देती थी तो दाऊद यशस्वी से बात करने के लिए मोहसिन का फोन यूज करता था और इसी वजह से मोहसिन का नंबर यशस्वी की कॉल डिटेल्स में आ गया। मोहसिन को दाऊद के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उसने पुलिस को बता दी थी। पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि दाऊद ने ही यशस्वी को मारा है, पर अब पुलिस को बस इतना जानना था कि दाऊद ने यशस्वी को क्यों मारा। इसलिए दाऊद को पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमों ने अपनी खोज शुरू कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग दाऊद बाय ट्रेन उरन से सीबीडी बेलापुर पहुंचा और फिर वहां से बाय ट्रेन पनवेल निकल गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया और कुछ पैसे अपने अकाउंट में डलवाए और फिर एटीएम से पैसे निकालकर बाय बस अपने गांव भाग गया। लेकिन उसकी ये चालाकी काम नहीं आई। दाऊद ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन मिल नहीं पा रही थी, पर उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक उसे बचा नहीं पाई। पुलिस ने दाऊद के आसपास के खबरियों को काम पे लगाया। इन्हीं की मदद से पुलिस वालों को पता चला कि दाऊद अपने गांव के पास के पहाड़ों में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भटक रहा है ताकि वो पुलिस की नजरों में ना आए। फाइनली 23 जुलाई 2024 की सुबह दाऊद को अरेस्ट कर लिया गया। दाऊद ने इसके बाद पुलिस को जो बताया उसने इस केस में नए खुलासे कर दिए। 2019 में जेल से बाहर आने के बाद दाऊद का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो 45 दिनों तक बेड रेस्ट पे था और फिर वो शहर छोड़कर वापस अपने गाँव लौट गया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि यशस्वी और वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे और जेल से निकलने के बाद दोनों में वापस बात शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब दाऊद के कॉल रिकॉर्ड चेक करे तो ये बात सच निकली। यशस्वी दाऊद से घंटों फोन पे बात किया करती थी। इतना ही नहीं, यशस्वी की चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू भी था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यशस्वी को शादी कर अपने साथ कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यशस्वी इस बात के लिए मना कर रही थी। उसके बार बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर प्रेशर बना रहा था। दाऊद 22 जुलाई को यशस्वी से मिलने के लिए कर्नाटका से ओरन की ओर निकला। दाऊद के अकॉर्डिंग दोनों
23 और 24 जुलाई को भी मिले थे, लेकिन यशस्वी ने बार बार मिल रहे प्रेशर की वजह से दाऊद को मिलने से मना कर दिया। यहाँ यशस्वी को ये नहीं पता था कि यशस्वी का ये प्यार उसकी जान लेने वाला है। अब दाऊद यशस्वी को मिलने के लिए फोर्स करने लगा और उसने कहा कि अगर वो उससे मिलने नहीं आएगी तो वो उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर देगा। और यशस्वी को डराने के लिए दाऊद ने वो फोटो फेसबुक पे पोस्ट भी कर दी, पर उसके कुछ देर बाद ही वो फोटोज डिलीट भी कर दी, जिसके बाद यशस्वी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और फिर यशस्वी ने मिलने के लिए हाँ कह दिया। दोपहर यशस्वी अपने दोस्तों से मिलने का बहाना कर दाऊद से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस रास्ते से वो आई है उस रास्ते पर अब वो वापस नहीं जा पाएगी। और फिर जब वो मिले तो उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने यशस्वी के ऊपर हमला कर दिया। वो उसे लगातार चाकू मारता रहा। वो पहले से ही इसका इरादा करके आया था कि वो यशस्वी की जान ले लेगा। उसने घर से निकलने से पहले ही 2 चाकू खरीद के रखे हुए थे और इसीलिए ही उसने ऐसी सुनसान जगह चुनी जहां कोई आता जाता नहीं था। दाऊद के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि जान लेने के बाद भी उसने पत्थर से यशस्वी का चेहरा कुचल दिया। फिलहाल दाऊद को 7 दिन की कस्टडी के लिए भेज दिया गया है और आगे कोई भी फैसला आना अभी बाकी है। यशस्वी का ये केस सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक सीख है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें समझते नहीं या समझने का सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन उनका असलियत में कोई और ही मकसद होता है। यशस्वी का ये केस हमें याद दिलाता है कि हमें अपना डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। हर रिश्ता, हर दोस्ती एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और कंसेंट पे टिकती है और अगर ये टूट जाए तो उसका अंजाम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। एक लड़की जो बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी लेकिन दूसरे इंसान के ऑब्सेशन का शिकार बन गई। बाकी मिलते हैं आपसे अगले केस में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है।